तो हेलो एंड नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे और अब हमको कवर करना है सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे हर साल 3 नंबर के क्वेश्चन कम से कम आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। और वह टॉपिक है समष्टियों के अंतर्गत पारस्परिक क्रियाएं। तो इन क्रियाओं को हम अच्छे से समझेंगे, साथ साथ में हमने आपको वीडियो एग्जाम्पल्स भी इस वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे, जिससे कि ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे तो हम ये जानते हैं कि यह पृथ्वी जो है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है और जिसमें आपने देखा होगा कि जीवन की संभावनाएं हर जगह देखने को मिलती हैं, चाहे वो हिमालय की चोटी हो या समुद्र की गहराई हो। तो ऐसे में हम यह बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकते कि कहीं पर कोई जीव इकलौता होगा और उसका किसी दूसरे जीव के साथ कोई संबंध नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर कोई भी अकेला जीवन यापन नहीं करता, सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की आवश्यकता पूर्ति के लिए कोई न कोई पारस्परिक क्रिया ज़रूर करते हैं। और जिसमें कि बहुत सारी ऐसी पारस्परिक क्रियाएं होती हैं जिसमें एक जीव से दूसरे जीव को लाभ मिलता है या दोनों जीवों को लाभ मिलता है, और साथ साथ में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसमें एक जीव अपने लाभ के लिए दूसरे जीव को हानि पहुंचाता है। तो इस आधार पर हम पारस्परिक क्रियाओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है धनात्मक अंतःक्रियाएं या धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं, और दूसरा है ऋणात्मक अंतःक्रियाएं या ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं। तो धनात्मक पारस्परिक क्रियाओं को एक शब्द में सहजीवन या सहजीवता बोलते हैं। इसका अर्थ है 2 जीवों का साथ साथ में रहना। सहजीवन का अर्थ यही हो गया कि 2 जीवों का साथ साथ में रहना, और इसमें चूँकि ये धनात्मक क्रिया है तो इसमें किसी भी जीव को हानि नहीं होती है। जबकि यदि ऋणात्मक अंतःक्रिया की ओर जाएंगे तो उसमें हानि होना निश्चित है। तो जो धनात्मक अंतःक्रिया है उसे मेनली 3 भागों में बांटा गया है: सहोपकारिता, सहभोजता और अध सहयोग, अर्थात आधा सहयोग कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ऐसे ही ऋणात्मक अंतःक्रियाएं जो होती हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। सबसे पहली है प्रतियोगिता, जिसे हम स्पर्धा बोलते हैं। ऐसे परभक्षण, परजीविता और प्रतिजीविता, ये चारों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अर्थात ये 4 और ये 3 यानी 7 अंतःक्रियाएं हम लोगों को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली, अर्थात धनात्मक अंतः पारस्परिक क्रिया। तो जो धनात्मक पारस्परिक क्रिया थी उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था? सहजीविता या सहजीवन, अर्थात सिम्बियोसिस। और सिम्बियोसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात करें तो सहजीविता एक धनात्मक पारस्परिक क्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक जातियों के जीव एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसमें एक या सभी सहभागी जीवों को लाभ मिलता है, अर्थात एक जीव को लाभ मिलता है या सभी सहभागी जीवों को लाभ मिलता है, नुकसान किसी को नहीं होता है। और अगर हम बात करें तो इसको मेनली 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है सहोपकारिता, अर्थात म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए। तो सहोपकारिता 2 प्रजातियों के मध्य ऐसा सहकारी संबंध है जिसमें दोनों जातियों को लाभ मिलता है। सबसे पहले सहजीवन ऐसी धनात्मक पारस्परिक क्रिया है जिसमें जीवों को लाभ मिलता है, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला होता है सहोपकारिता, दूसरा है सहभोजता और तीसरा है अधसहयोग। पहला हम बात कर रहे हैं सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म। तो यह ऐसा रिलेशन होता है जैसे ए एक जाति है और बी दूसरी जाति है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बी से ए को लाभ मिलता है और साथ साथ में बी को ए से लाभ मिलता है और साथ साथ में ए को बी से भी लाभ मिलता रहता है। तो इस तरह दोनों को लाभ मिलता है और दोनों साथ में जीवन व्यतीत करते हैं। चलिए समझ लेते हैं इसको। तो सहोपकारिता 2 प्रजातियों के मध्य ऐसा सहकारी संबंध है जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है। तो सहोपकारिता यानी म्यूचुअलिज्म में म्यूचुअल फ्रेंडशिप होती है तो दोनों को लाभ मिलता है, ठीक है।
और इसका जो सबसे बेस्ट उदाहरण है वह है लाइकेन। तो यह शैवाल तथा कवक के मध्य सहोपकारिता का अच्छा उदाहरण है। इसमें कवक जाल पर शैवाल इस प्रकार लगे होते हैं कि मानो ये एक ही जीव हो, और लाइकेन में कवक जो है वो आधार यानी जिस पर शैवाल रहता है, स्ट्रक्चर जिसको हम कह सकते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, खनिज और जल का अवशोषण करता है तथा शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। जैसा कि हम जानते हैं शैवाल जो होता है वो जल में ज़्यादा पाया जाता है, यानी नम स्थान या जल में पाया जाता है। अब जैसे उसको एक पत्थर के ऊपर उगना है, बात समझिएगा, एक पत्थर या प्लांट के ऊपर उगना है शैवाल को, तो वो तो उग पाएगा नहीं, तो वो क्या करता है, दोस्ती कर लेता है। और जो कवक है वो प्लांट के ऊपर जम जाता है, क्योंकि वो मृतोपजीवी होते हैं, सड़े गले स्थानों पर जमते हैं, और इनके ऊपर ही जम जाता है कौन, लाइकेन इनके ऊपर, सॉरी शैवाल इनके ऊपर जम जाते हैं। अब जब शैवाल इनके ऊपर जम गए तो जो कवक पार्ट है वो क्या ले लेता है, वो सड़े गले स्थान से खनिज पदार्थ और जल का अवशोषण करता है, साथ साथ में रहने का स्थान देता है किसको, शैवाल को। तो शैवाल को रहने का स्थान कौन दे रहा है, कवक दे रहा है, और कवक को भोजन कौन दे रहा है, तो वो दे रहा है शैवाल। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों को लाभ है। चलिए अब इसको हम एक वीडियो एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। लाइकेन म्यूचुअलिज्म अर्थात सहोपकारिता का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें दो प्रजातियां जब भी साथ में संबंध में आती हैं तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाती हैं। इसका सबसे बेहतर उदाहरण हमने बताया आपको लाइकेन। यूँ तो लाइकेन नाम आपने ज़रूर सुना होगा, और इसे हम एक जीव के रूप में जानते हैं कि लाइकेन एक जीव है, जबकि ऐसा नहीं है। यह दो जीवों का सहजीवन होता है। अगर इसे हम खुरच करके देखेंगे तो सबसे निचले पार्ट में हमको कवक मिलेगा, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का। तो जो कवक होता है वह इसे आधार प्रदान करता है और साथ साथ में जल तथा खनिज पदार्थ को अवशोषित करता है, और ऊपरी भाग में जमे हुए शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दोनों जीवों को लाभ मिल रहा है, शैवाल को रहने का स्थान मिल रहा है और साथ साथ में खनिज पोषण मिल रहा है, और वहीं पर कवक को भोजन मिल रहा है जो कि वो बना नहीं पाता था। तो ऐसे ही रिश्तों को हम कह सकते हैं म्यूचुअलिज्म, और इस जीव को कहा जाता है लाइकेन। सहजीविता का जो दूसरा प्रकार है वह है सहभोजिता। सहभोजिता क्या है कि इसमें दोनों जीव को लाभ नहीं मिलता है, मतलब दोनों जीवों को तो लाभ नहीं मिलता है, लेकिन दूसरी जो जाति है या जीव है उसको नुकसान भी नहीं होता है। तो यह दो जीवों के मध्य होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक प्रजाति को तो लाभ होता है, परंतु दूसरी प्रजाति को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, अर्थात उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तुम वहाँ रह रहे हो उसके साथ में या नहीं रह रहे हो, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आर्किड। आर्किड जो पौधा होता है इसको आपने ज़रूर देखा होगा, आम के पेड़ के ऊपर उगता है, और चूंकि आम के पेड़ पर उगने से इसको आधार मिल जाता है, और साथ साथ में चूंकि ये बहुत मुलायम होता है तो जब ऊंचे स्थान पे उगता है तो इसको नुकसान नहीं होता है, और ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिस कारण इसे आम द्वारा, मतलब आम को इससे नुकसान भी नहीं होता है। तो यह सहभोजिता का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि यह किसी पेड़ के ऊपर उगते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इससे इन्हें उगने का स्थान दूसरे पेड़ पर मिलता है, पर उस पेड़ को इनसे कोई भी नुकसान नहीं होता है। चलिए आर्किड को अब हम वीडियो एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। आर्किड का पौधा सहभोजिता का सबसे अच्छा उदाहरण है। सहभोजिता एक विशेष प्रकार की धनात्मक पारस्परिक क्रिया है। यह दो जीवों के मध्य होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक प्रजाति को तो लाभ होता है, परंतु दूसरी प्रजाति को ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि होती है। यदि हम आर्किड के मामले में देखते हैं तो यह अक्सर आम के पेड़ के ऊपर उगते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उगने के लिए स्थान इन्हें आम के पेड़ से मिल जाता है, लेकिन ये आम के पेड़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और इस तरह से आर्किड को तो लाभ मिलता है परंतु आम के पेड़ को कोई भी नुकसान नहीं होता है।
धनात्मक पारस्परिक क्रिया अर्थात सहजीविता का जो तीसरा प्रकार है वह है प्रोटोकोऑपरेशन। प्रोटोकोऑपरेशन जो है उसे आद्य सहयोग कहते हैं। इसमें दोनों जीवों का साथ रहना बाध्य नहीं होता है, अर्थात ज़रूरी नहीं है कि दोनों जीव साथ आए ही, वो अलग जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उनको कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन यदि साथ आते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। क्या मज़ा आता है कि परंतु जब ये दोनों एक दूसरे के संबंध में आते हैं तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमने लिया है हर्मिट केकड़ा व समुद्री एनीमोन। तो समुद्री एनीमोन हर्मिट केकड़े के खोल पर चिपक जाते हैं। इस कारण समुद्री एनीमोन को भौगोलिक भ्रमणशीलता उपलब्ध हो जाती है, अर्थात जहाँ जहाँ केकड़ा जाएगा पानी में उसको भी जाने का मौका मिलेगा, वरना समुद्री एनीमोन चल तो पाता नहीं। और जब वो केकड़े के ऊपर चिपक गया तो वो आसानी से चलेगा भी, उसको कोई दिक्कत तो होगी नहीं। और साथ साथ में जब चलेगा तो उसको अधिक भोजन भी मिलेगा, क्योंकि तरह तरह के भोजन उसको खाने को मिलेगा और अधिक भोजन मिल जाता है। बदले में समुद्री एनीमोन अपनी दंश कोशिकाओं द्वारा हर्मिट केकड़े को सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए इसको भी एक वीडियो एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं, और साथ साथ में इसके अधिसहयोग के एक एग्जाम्पल आपने अपने आसपास भी देखा है उसको भी बता देते हैं। और वह है ऑक्सपेकर। जो ऑक्सपेकर होते हैं ये बड़े चोंच वाले जीव होते हैं, बड़े बड़े चोंच के जीव होते हैं, जो कि जब गाय या भैंस या कोई जंगली जानवर, ठीक है, जब ये चरने जाते हैं, मवेशी कह सकते हो, जैसे मवेशी में जंगली भैंसा है या हम कह सकते हैं राइनोसरॉस है, ये सब चरते हैं और चरने के बाद जब बैठ जाते हैं तो जो ये ऑक्सपेकर है यह पक्षी आकर के उनके ऊपर बैठ जाता है और उनके शरीर पर जो भी परजीवी लगे रहते हैं, ठीक है, वो चिपके रहते हैं, उनको ये बीन बीन कर खाता रहता है। अब ध्यान से समझिएगा, परजीवियों को बीन बीन के खाता रहता है तो ऑक्सपेकर का तो पेट भर रहा है क्योंकि उसको भोजन मिल रहा है। साथ साथ में अब इनका कोई नुकसान भी नहीं। अगर गाय के ऊपर बैठा हुआ वो गाय में लगे हुए परजीवियों को खा रहा है तो गाय को कोई नुकसान नहीं होता है, और चूँकि उसको भी एक फ़ायदा है क्योंकि उसके शरीर से परजीवी समाप्त हो रहे हैं, तो उसको बाह्य परजीवियों से छुटकारा मिल रहा है और ऑक्सपेकर को भोजन भी मिल रहा है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि ऑक्सपेकर सिर्फ आ करके यहीं से भोजन लेगा, वो अन्य माध्यमों से भी भोजन ले सकता है। लेकिन जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो दोनों को फ़ायदा होता है। देखा आपने कि ऑक्सपेकर को भोजन मिल गया और गाय को बाह्य परजीवियों से छुटकारा मिल गया है। चलिए हमने जिसकी बात किया था हर्मिट केकड़ा और समुद्री एनीमोन, उसको विद एग्जाम्पल समझ लेते हैं। समुद्री एनीमोन और हर्मिट केकड़े जो होते हैं वो सहजीविता के सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं। ये प्रोटोकोऑपरेशन दिखाते हैं जिसमें दोनों जीवों का साथ रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब ये दोनों जीव एक साथ आते हैं तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि समुद्री एनीमोन हर्मिट केकड़े के ऊपर खोल से चिपक जाता है, जिस कारण एनीमोन को भौगोलिक भ्रमणशीलता उपलब्ध हो जाती है और अधिक भोजन मिल जाता है, क्योंकि यह अब केकड़े के साथ साथ चलता रहता है और उसे भोजन मिलता रहता है। इसके बदले में समुद्री एनीमोन अपने दंश कोशिकाएं, चूँकि इसके ऊपर आप देख सकते हैं झालरदार दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इससे हर्मिट केकड़े को सुरक्षा प्रदान करता है।